क्या आपने ऑर्गन डोनेशन का संकल्प लिया है? यदि नहीं, लेकिन आप करना चाहते हैं अपने अंगदान और कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में सोचकर आप हिचकिचाते हैं, तो आज का पूरा कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे अंगदान के महत्व के बारे में और साथ ही ये भी समझाएंगे कि जो लोग अंगदान करना चाहते हैं उन्हें इसके लिए करना क्या है। कहा जाता है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। कुछ भी संभव हो सकता है, बस दृढ़ संकल्प का धन चाहिए। इसीलिए यदि आप भी ऑर्गन डोनेशन का संकल्प ले रहे हैं तो आज का कार्यक्रम देखिए और ये समझिए कि ये सब कैसे संभव हो सकता है। नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। टोटल हेल्थ का विशेष कार्यक्रम जिसमें आज हम बात करेंगे ऑर्गन डोनेशन के महत्व के बारे में। मैं हूं किरण भारद्वाज। ऑर्गन डोनेशन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन अंगदान की ये प्रक्रिया कैसे होती है ये आज हम आपको बताएंगे। विशेषज्ञ आपको समझाएंगे कि किस तरह से अंगदान के लिए पंजीकरण हो सकता है। इसके अलावा क्या जीवित व्यक्ति भी अपने अंगदान कर सकता है? कौन से मामलों में जीवित अवस्था में अंगदान किए जा सकते हैं? वो कौन से अंग हैं जिनका कुछ भाग दान करने के बाद रीग्रो हो जाता है, यानी फिर से विकसित हो जाता है? कौन से ऐसे अंगदान किए जा सकते हैं और कौन व्यक्ति अंगदाता हो सकता है? कौन से अंग वो दान कर सकता है, ये हम आपको समझाएंगे। साथ ही विशेषज्ञों से ये भी जानेंगे कि जैसा कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्रेन डेड हो जाता है, उस अवस्था में उसके अंग लिए जा सकते हैं, तो क्या ब्रेन डेथ और कार्डियक डेथ एक ही अवस्था होती है या इनमें कुछ अंतर होता है? मृत्यु होने के बाद कितने समय तक व्यक्ति के अंग उपयोगी होते हैं, यानी अंगदान किया जा सकता है, उनका उपयोग किया जा सकता है? साथ ही यह भी कि क्या प्राप्त किए गए अंग को किसी और में प्रत्यारोपित करने के लिए किसी ऑर्गन मैचिंग की आवश्यकता होती है या कोई भी ऑर्गन, कोई भी अंग किसी भी व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। साथ ही विशेषज्ञ ये भी समझाएंगे कि ऑर्गन मैचिंग में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या कोई भूमिका है। साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए ब्लॉकचेन टेक्निक क्या है और क्या इस तकनीक से अंगदान की प्रक्रिया बेहतर हो सकती है, उसमें कुछ सहयोग हो सकता है, ये हम आपको बताएंगे आज के कार्यक्रम में। जेनेटिक या स्टेम सेल टेक्निक द्वारा अंग को दोबारा से बनाने में यानी रीग्रो करने में क्या सहायता मिल सकती है, ये विशेषज्ञ आपको समझाएंगे। और साथ ही हम विशेषज्ञों से ये भी जानेंगे कि क्या भविष्य में आर्टिफिशियल ऑर्गन्स यानी कृत्रिम अंग भी प्रत्यारोपित करना संभव होगा। ये तमाम जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से आज के इस 1 घंटे के डिस्कशन में। जानकारी की शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट से और समझ लेते हैं कि अंगदान क्यों आवश्यक है और किस तरह से किया जा सकता है। अंगदान एक महत्वपूर्ण कार्य है जो दूसरों को जीवन दे सकता है। हर वर्ष हजारों लोगों को पूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति अंगदान करता है तो उसके अंगों का उपयोग जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त लोगों की सहायता के लिए किया जाता है। अंगदान से निश्चित अंग और कोशिकाएं ऐसे व्यक्ति में अंग प्रत्यारोपण किया जा सकता है जिनके अंग कार्य न कर रहे हों और उनके जीवन को बचाया जा सकता है। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति के अंगों को दूसरे व्यक्ति में प्रत्यारोपित किया जाता है। इस कार्य के लिए दाता के शरीर से दान किए हुए अंग को शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है। अंगदान 2 तरह से हो सकता है। जीवित व्यक्ति द्वारा, जीवित व्यक्ति एक गुर्दा या जिगर का कुछ भाग दान कर सकता है। दूसरा, मृत्यु के बाद अंगदान। ऐसे में मस्तिष्क मृत्यु के बाद व्यक्ति के स्वस्थ अंगों को ले लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है तो उसे प्रतिज्ञा पत्र भरना होता है। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। हमारे देश में हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन को बचाने के लिए एक स्वस्थ अंग के इंतजार में हैं।
अंगदान से हम न सिर्फ किसी का जीवन बचा सकते हैं, बल्कि समाज में मानवता और करुणा का संदेश भी फैला सकते हैं। तो आप भी आज ही अंगदान का संकल्प करें और किसी का जीवन बचाने में सहयोगी बने। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन तभी सार्थक होता है जब वो किसी के काम आ सके, और अंगदान का इससे बेहतर और उदाहरण क्या हो सकता है कि न सिर्फ आपके जीवन के रहते बल्कि आपके जाने के बाद भी आपके जो अंग हैं वो किसी और के काम आ रहे हैं, उसको जीवन दान दे रहे हैं। इसलिए अंगदान की प्रतिज्ञा अवश्य ले। लेकिन ये सब कैसे होगा और कैसे पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर राधिका टंडन, प्रोफेसर ऑप्थेल्मोलॉजी एंड चीफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंटर फॉर ऑप्थेल्मिक साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, corneal surgeon and past president, Eye Bank Association of India. Her areas of expertise are corneal transplantation, eye banking, cataract, laser, pediatric lens surgery, stem cell therapy and keratoprosthesis, ICL, premium and toric IOL. Publications that she has been associated with, the research papers have been published in several national and international journals. She has been awarded with the silver medal for securing highest rank in female medical graduate by President of India, and she also holds fellowship of National Academy of Medical Sciences. बहुत स्वागत है डॉक्टर राधिका आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिल कुमार, डायरेक्टर, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, for performing the functions of National Human Organs and Tissue Removal and Storage Network and maintaining the National Registry of Donors and Recipients of Human Organs and Tissues as per the mandate given under Transplantation of Human Organs and Tissue Act 1994, Head of National Organ Transplant Program of India, which has provision to support the development of infrastructure, manpower for organ and tissue donation, transplantation, storage of tissues, generating awareness, provision of financial support for poor patients in terms of immunosuppressants, medications and more. बहुत स्वागत है डॉक्टर अनिल कुमार आपका। ही इज ऑल्सो अ नेशनल नोडल ऑफिसर फॉर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 ऑफ इंडिया। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना शर्मा, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, आर्मी ऑर्गन रिट्रीवल एंड ट्रांसप्लांट अथॉरिटी, आर्मी हॉस्पिटल R&R. She has a decorated experience career with over 23 years of extensive experience in patient care and hospital administration. She has been awarded by Commendation and GOC-INC Western Commandant Commendation for her hard work and dedicated service in armed forces, as the Best Officer Award for Best Transplant Coordinator by NOTO. बहुत स्वागत है डॉक्टर चेतना शर्मा आपका। आज का जो विषय है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंगदान जो भी व्यक्ति करना चाहता है उसे इस विषय में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से अंगदान हो सकता है और कितना महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए जो इंतजार में है एक स्वस्थ अंग प्राप्त करने के लिए, जिससे उनके जीवन को बचाया जा सके। सबसे पहले डॉक्टर अनिल आपसे समझना चाहेंगे, हमारे देश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए, कितना महत्वपूर्ण है कि सभी को, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग का है, उसे अंगदान के महत्व के बारे में जानकारी हो और ये समझ लिया जाए कि ये प्रक्रिया दरअसल किस प्रकार से हो सकती है। धन्यवाद किरण जी एंड नमस्कार सभी दर्शकों को। और अंगदान की प्रक्रिया बहुत ही सरल है। इसको बिल्कुल एक डिजिटल माध्यम से हमने बहुत ही 1 मिनट के अंदर ये की जा सकती है। और कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 साल या उससे अधिक है वो अंगदान के लिए प्लेज कर सकता है। प्लेज क्यों ज़रूरी है कि आज हम अपने होश में हैं, हवाश में हैं
अपने आप डिसीजन ले सकते हैं, तो क्यों ना हम आज ये एक डिसीजन ले लें और अपने ये इस इच्छा को रजिस्टर करवा लें। और ये भारत सरकार द्वारा चलाई गई रजिस्ट्री है, जिसमें एक आपको आधार से माध्यम से होती है, तो इसको आराम से ट्रेस भी किया जा सकता है कि किसने रजिस्टर किया है। और एक वेबसाइट है, वेबसाइट मैं बता देता हूँ, notto.abdm.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर मात्र 1 मिनट के अंदर आप अपना आधार नंबर डालेंगे और वेरीफाई करने के बाद एक फॉर्म खुल जाएगा। आपको बेसिक थोड़ी जानकारी उसमें माता पिता का नाम और कौन कौन से अंग और कौन कौन से टिश्यूज़ आप दान करना चाहेंगे मृत्यु उपरांत, तो उनका एक उसमें आपको इंडिकेट कर देना है और सबमिट कर देना है फॉर्म, और आपका नाम नोटो की रजिस्ट्री में जुड़ जाएगा और आप एक अंगदाता के रूप में आप अपनी इच्छा रजिस्टर करवा पाएंगे। बहुत ज़रूरी है, बहुत लोगों को अंगों की ज़रूरत है, तो हमें सभी को इसके लिए आगे आना चाहिए और मात्र 1 मिनट के अंदर हम अपनी इस इच्छा को रजिस्टर करवा पाएँ, जो कि अभी तक जब 2 साल पहले रजिस्ट्री चालू की गई थी, उस समय से अब तक 4.5 लाख के लगभग लोग जो हैं इस रजिस्ट्री से जुड़ चुके हैं। और ये क्योंकि आप जो भी लोग इसमें जुड़ रहे हैं उनको यही है, भावना है कि हम लोग जो हैं, क्योंकि बिल्कुल निस्वार्थ भावना है कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हम इस नेक काम से जुड़ रहे हैं और पूरा समाज इसमें जुड़ रहा है। आपको इसके बारे में एक हेल्पलाइन भी हमारी 24/7 चल रही है, जिसका टोल फ्री नंबर है 1800114770। इस नंबर पे कोई भी जानकारी आप अंगदान और टिश्यू दान के प्रति अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं। 24 घंटे हेल्पलाइन काम करती है। किसी का अंगदान कराना चाहते हैं, किसी को दिक्कत आती है रजिस्टर करने में, आप इस हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं सभी समाज के लोगों से, सभी से अपील करूंगा कि इस अंगदान की जो एक मुहिम सरकार की तरफ से चल रही है, सभी उसमें जुड़ें और ये एक बड़ा नेक कार्य है और हम अपना नाम रजिस्ट्री में एंटर करवा लें, सभी लोग जो 18 साल या उससे ऊपर के हो गए हैं। जी, और बहुत ही सरल प्रक्रिया है जैसे डॉक्टर अनिल ने बताया, और जो हेल्पलाइन नंबर्स बताए हैं वो कार्यक्रम के दौरान हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लगातार फ्लैश करते रहेंगे। डॉक्टर राधिका टंडन, पिछले कुछ वर्षों में किस तरह के प्रयास किए गए हैं जब बात आती है आई डोनेशन की? क्या आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है? क्या लोगों की समझ, अवेयरनेस और एक जो मोटिवेशन होता है आई डोनेशन के लिए, ऑर्गन डोनेशन के लिए, वो बढ़ता नजर आता है? नमस्कार किरण जी, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। और जी हाँ, सबके प्रयास से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइवेट एजेंसीज, NGOs, आई बैंक्स, कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन सर्जन्स, ये सब जुटे रहे हैं कि ये कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन फैलाए और लोगों को तक ये मैसेज पहुँचे कि कॉर्निया डोनेशन या आई डोनेशन से 2 से 4 या 6 व्यक्तियों को नया जीवन मिल सकता है, क्योंकि उनकी दृष्टि वापस आ सकती है। और ये हम ज़रूर कहेंगे कि लगातार हर वर्ष ये आंकड़ा बढ़ रहा है। कोविड के टाइम इनफैक्ट एक बहुत ड्रास्टिक सॉर्ट ऑफ रुकावट आया था इस आई डोनेशन में और कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन में, और तब सबको ये भी समझ में आया कि हर कॉर्निया कितना प्रेशियस है। जो भी डोनेटेड कॉर्निया उस टाइम थे वो ग्लिसरीन प्रिजर्व में भी जो बचे हुए थे, जो नॉर्मली लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं, या जो एल्डरली, कभी कभी एक्सट्रीम्स ऑफ एज के कभी कॉर्नियाज कम इस्तेमाल होते थे। कोविड के टाइम में सबको ये समझ में आया कि ईच एंड एवरी कॉर्निया इज प्रेशियस एंड ईच एंड एवरी डोनेटेड कॉर्निया शुड बी ट्रांसप्लांटेड। एंड इस विषय में हमने और मेहनत करी है कि एवरी कॉर्निया शुड बी यूज्ड एंड ऑल्सो मोर एंड मोर पीपल शुड कम फॉरवर्ड, ज़्यादातर लोग आगे आ जाएं कॉर्निया डोनेशन के लिए, आई डोनेशन के लिए। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आने शुरू हो गए हैं और कार्यक्रम की शुरुआत में एक फ़ोन भी आ गया है। जय सिंह है हमारे साथ दिल्ली से फ़ोन लाइन पर। जय सिंह साहब, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। जय सिंह जी, अपने टीवी की आवाज़ कम कर दें और सवाल पूछें। हाँ जी जी, नमस्कार। जय हिंद मैम। जी, जय हिंद। एक्चुअली मैं ये अपनी फुल बॉडी डोनेट करना चाह रहा हूँ और
तो मुझे बताइए मुझे कहाँ जाना है। मैं रिटायर्ड एयरफोर्स पर्सनल हूँ। एयरफोर्स पर्सनल है, रिटायर्ड। पहले डॉक्टर अनिल कहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं ये अगर पूरी बॉडी डोनेट करना चाहते हैं? बॉडी डोनेशन की जो प्रक्रिया है वो मेनली पढ़ाई के लिए बॉडी को पूरी को इस्तेमाल किया जाता है या रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है, एकेडमिक और रिसर्च पर्पज से। तो अपने अगर ये दिल्ली में रहते हैं तो किसी भी नज़दीक के मेडिकल कॉलेज में जो इनके घर के पास होगा, जैसे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में बॉडी डोनेशन होता है, एम्स में बॉडी डोनेशन होता है, तो उसमें जाके ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जाके रजिस्टर करवा लें। और ये जो पूरा बॉडी डोनेशन होता है वो मेनली पढ़ाई और रिसर्च के काम आता है। जो हम अंगदान की बात कर रहे हैं, अंगदान जो है जीवन बचाने के और लोगों का जीवन ट्रांसफॉर्म करने के, बेसिकली एक व्यक्ति जो हमारे 6 तरह के जो वाइटल ऑर्गन्स जो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, किडनी है, लिवर है, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है, हार्ट है और लंग्स हैं। तो ये जो ऑर्गन्स ये सब जीवनदायी अंग हैं और इसको ब्रेन स्टेम की स्थिति में हम लोग डोनेट करवाते हैं। इसके अलावा टिश्यूज दान हो जाते हैं, जो कि कॉर्निया, जैसे डॉक्टर राधिका ने बताया जी, कॉर्निया है, स्किन है, बोन की आजकल काफ़ी डिमांड है। स्किन बैंक हमारे दिल्ली में तो 3 स्किन बैंक आज की डेट में काम कर रहे हैं। आर्मी हॉस्पिटल में है, सफदरजंग में है, एम्स न्यू दिल्ली एम्स के अंदर भी है। तो ये जो बर्न जो मरीज जिनका जल जाते हैं उनके लिए स्किन जो है बेस्ट ड्रेसिंग का काम करती हैं। तो बहुत रिक्वायरमेंट है बोन्स की भी। तो ये अगर ब्रेन डेथ की सिचुएशन हो या जो टिश्यूज़ हैं वो नॉर्मल डेथ में भी हम इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इनको इस्तेमाल करके हम बेसिकली किसी का जीवन बचा सकते हैं या किसी का जीवन टिश्यू डोनेट करके उनकी लाइफ। आप ये देखिए कि जिसको दिख नहीं रहा था अब वो देखने लग जाता है, तो उसकी लाइफ कितनी चेंज हो जाती है। जीवन तो चल रहा था लेकिन जीवन कितना मुश्किल था और उसकी एक लाइफ जो चेंज हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। तो वो जो कॉर्निया डोनेशन है या स्किन डोनेशन है या बोन डोनेशन है, तो उनसे वो संभव हो पाता है। और ऐसे ही अंगों के दान से तो जीवन भी बचता है और पूरी जिंदगी भी उसकी बदल जाती है। तो इसमें अगर उनके अंगदान हो पाएंगे तो अंगदान के लिए ज़रूर रजिस्टर करवाएं। और बॉडी डोनेशन के लिए वो किसी भी नज़दीक मेडिकल कॉलेज में जाके रजिस्टर करा सकते हैं। उसमें पूरी बॉडी पढ़ाई के लिए या रिसर्च के लिए काम आती है। जी, और क्योंकि ये आर्मी पर्सनल है, चेतना जी, क्या ऐसा कोई प्रोविजन होता है कि जो एक्स आर्मी मैन है वो कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली आर्मी हॉस्पिटल्स में भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डोनेशंस हैं वो डिफेंस फोर्सेस की तरफ से ही आती हैं? और क्या सामान्य व्यक्ति अगर चाहे तो वो भी क्या आकर डिफेंस फोर्सेस के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो पूरा प्रोसीजर है वहाँ पर जाकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है? थैंक यू मैम, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। आर्मी के लिए जो हमारी आर्म फोर्सेस ऑर्गन रिट्रीवल एंड ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी है एओटा, उसमें कोई भी जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं या जो भी फौजी हैं जो भी कार्यरत हैं वो सब उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। और जो सिविल के जो भी हमारे नागरिक हैं जो फौज को ही दान देना चाहते हैं वो भी रजिस्टर कर सकते हैं। पर हम सबको इवन आर्मी के जो भी कार्यरत पर्सनल्स हैं और ऑफिसर्स हैं और जो सबको हम ये भी बोलते हैं कि नोटो की वेबसाइट में भी रजिस्टर करें। और जैसे अभी प्रश्न पूछा गया कि बॉडी डोनेशन के लिए, तो आर्मी मेडिकल कॉलेजेस भी उनके एनाटॉमी डिपार्टमेंट में भी वो संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली में हमारा आर्मी मेडिकल कॉलेज है बेस हॉस्पिटल के पास, उसमें भी एनाटॉमी डिपार्टमेंट में जो भी बॉडी डोनेशन करना चाहते हैं वो संपर्क करके अपना प्लेज कर सकते हैं बॉडी डोनेशन के लिए। और आर्मी हॉस्पिटल R&R में भी वो अंगदान के लिए अपना शपथ पत्र साइन कर सकते हैं। जी, डॉक्टर राधिका टंडन, जो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है, जब पहले कॉर्नियाज डोनेट किए जाते थे तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही बहुत कम समय होता था जिसमें उनको प्रिजर्व करके रखा जाता था और कम लोगों में ट्रांसप्लांट हो सकते थे। जब हम टेक्नोलॉजी के यूज़ की बात करते हैं, किस तरह से सरल हुई है चीज़ें और बेहतर हो गई है ये जो पूरी प्रक्रिया है कि एक व्यक्ति से कॉर्निया लिया गया और उसका मैक्सिमम यूटिलिटी हो सके, यानी जितने ज़्यादा लोग हैं उनको उनके अंदर उपयोग किया जा सके, कितना फ़र्क आया है?
थैंक यू किरण जी। इसमें आप कह सकते हैं कि आधुनिक इनोवेशंस और आधुनिक टेक्नोलॉजी या नॉलेज के माध्यम से बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये 2-3 स्टेप्स में मैं कहूँगी। वन इज़ जैसे एक लिमिट होता था, टाइम लिमिट, दैट विद इन 6 आवर्स ऑफ डेथ, क्योंकि कॉर्निया एंड आइज डेथ के बाद ही लिया जा सकता है, लिविंग पर्सन से नहीं। तो एक लिमिट होता था कि विद इन 6 आवर्स ऑफ डेथ। पर जैसे हमने अपना नॉलेज और हमारा रिसर्च और इंफॉर्मेशन शेयर किया है एंड ऑल्सो दूसरे कंट्रीज़ का भी एक्सपीरियंस और तजुर्बा के माध्यम से भी रियलाइज़ कि पोस्टमार्टम केसेस में जहाँ एक्सीडेंट होता है तो ऐसे सिचुएशंस में मॉर्चुरी में बॉडी रेफ्रिजरेशन कूल टेम्परेचर में रखा जाता है। तो ऐसे केसेस में 6 या ऐसे सिचुएशंस में 6 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक भी वो कॉर्निया तंदुरुस्त रहता है और वो लिया जा सकता है। जैसे हम कहते हैं 6 घंटा, ये ज़रूरी नहीं है कि 6 से 6.5 घंटे हुए या 7 घंटे। एक तो ऐसा कोई रिजिड लिमिट नहीं है, और दूसरा जैसे कि नॉर्थ इंडिया में विंटर टाइम में वैसे भी टेम्परेचर कम होता है। दूसरा, अगर मॉर्चुरी में कूल टेम्परेचर में बॉडी को प्रिजर्व किया गया है तब भी हम ये 6 आवर्स से 12 आवर्स कर सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, जैसे कहा था होल बॉडी डोनेशन। एक चीज़ हम बताना चाहेंगे कि होल बॉडी डोनेशन के केसेस में कॉर्निया ज़रूर ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। एंड वी ऑल्सो रियलाइज कि देयर वाज अ गैप, सो वी हैव स्टार्टेड वर्किंग डायरेक्टली विद द एनाटॉमी डिपार्टमेंट। और एनाटॉमी डिपार्टमेंट के पास एक कंसेंट फॉर्म होता है होल बॉडी डोनेशन के लिए, और हमने उनके साथ हमारे आई डोनेशन फॉर्म्स भी रखे हैं। तो जब फैमिली होल बॉडी डोनेट करना चाहते हैं और वो बॉडी वहाँ आती है तो परिवार लोगों से कॉर्निया का भी कंसेंट लिया जाता है, और फिर एनाटॉमी डिपार्टमेंट के थ्रू हम उनके कॉर्नियाज को ट्रांसप्लांट करते हैं। तीसरी बात जो आपने कहा कि आधुनिक तरीके, सो वी हैव गॉट बेटर टेक्निक्स ऑफ सर्जरी। फुल थिकनेस ऑफ कॉर्निया नीड नॉट बी ट्रांसप्लांटेड इन एवरी पेशेंट। तो जो कॉर्निया है उसके भी हिस्से होते हैं, और जब लोगों के कॉर्नियाज डैमेज हो जाते हैं, उनमें कोई संक्रमण या बीमारी आती है, तो उसके भी लेयर्स अकॉर्डिंगली हम स्प्लिट करके यूज़ कर सकते हैं। और भी तरीके हैं, क्योंकि जब आइज डोनेट होती है तो उनका जो बाकी का हिस्सा है जैसे स्क्लेरा, लिम्बस, ये भी काम आ सकता है। कभी कभी ग्लोकोमा सर्जरी के लिए एक इम्प्लांट लगाया जाता है, और इस इम्प्लांट को आई से इंटीग्रेट करने के लिए या उसको अच्छे से फिट करने के लिए टिश्यू यूज़ किया जाता है। एंड फाइनली जो कॉर्निया हार्वेस्ट होके आई बैंक में आया, तो बहुत पुराने ज़माने में विद इन 1 to 2 days यूज़ करना पड़ता था बाय मॉइस्ट चेम्बर स्टोरेज एंड रेफ्रिजरेशन। उसके बाद MK मीडियम आया जिससे अप टू 4 days इट कुड बी प्रिजर्व्ड। नाउ वी हैव बेटर इंटरमीडिएट स्टोरेज विच कैन कीप इट हेल्दी अप टू 2 weeks। एंड फाइनली ग्लिसरीन प्रिजर्व कॉर्नियाज एंड अदर मॉडर्न बायोइंजीनियरिंग टेक्निक्स दैट कॉर्निया कैन बी केप्ट फॉर लॉन्गर टू बी suitable in certain emergency cases, so that no cornea is wasted. Every donated cornea finds a recipient. तो बहुत ही अच्छी और सकारात्मक बात है कि अब अगर कोई व्यक्ति आई डोनेट करता है तो सिर्फ एक नहीं, कई जिंदगियों के जीवन में बदलाव ला सकता है, उनके जीवन को रोशन कर सकते हैं। और साथ ही अब क्योंकि नई तकनीक, नई विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, तो लंबे समय तक भी स्टोरेज पॉसिबल है, उसको बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है ज़्यादा लोगों के लिए। फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ लुधियाना से ललित जी, रोहित जी है फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। सभी डॉक्टर को नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ मैडम, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये था कि अगर मान लीजिए किसी को फैमिली में मेरे जरूरत पड़ जाती है किसी ऑर्गन की, तो उस वक्त क्या ब्लड ग्रुप की मैचिंग कंपलसरी होती है कि ब्लड ग्रुप मैच करना ही चाहिए? जी। और दूसरा सवाल था कि जैसे रिसीवर का नाम तो हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, वो तो कभी अपडेट नहीं होता कहीं पे। डोनर का नाम जैसे डोनेशन के बाद कहीं अपडेट होता है कि उसके कौन से ऑर्गन दिए गए हैं, या डोनर का मतलब किसी वेबसाइट पे आता है नाम, अपडेट होता है कहीं पे? जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल। तो इनका दूसरा सवाल पहले लेते हैं। डॉक्टर अनिल, जो इनका दूसरा सवाल है कि जो ऑर्गन लिया गया है क्या उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होगा, कहीं रजिस्टर्ड है? नोटो द्वारा एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री मेंटेन की जा रही है जिसमें कि रिकॉर्ड अस्पताल के द्वारा उसमें डाला जाता है, और वो डोनर ने कौन कौन से ऑर्गन दिए हैं, किस डोनर ने दिए हैं, वो ऑर्गन किस किस अस्पतालों में किस किस रेसिपिएंट को लगे हैं, वो पूरा रिकॉर्ड एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री में रहता है और वो पूरा परमानेंट रिकॉर्ड होता है।
तो ये पूरा भारत सरकार द्वारा, क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के अंडर में ये जिम्मेदारी भारत सरकार को दी गई है, तो वो एक पूरी रजिस्ट्री की मेंटेन जो है सिक्योर डाटा फॉर्म में वो रखी जाती है। तो कौन कौन से ऑर्गन डोनेट हुए, किस किस को लगे और किसने डोनेट किए, ये पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। जी, और जो इनका पहला प्रश्न था डॉक्टर राधिका कि अगर फैमिली मेंबर को कोई ऑर्गन चाहिए तो क्या मैचिंग की आवश्यकता होती है, HLA मैचिंग होगी? अब इसमें दो ही बातें हैं, एक हो गया लाइव डोनर, अगर किसी ऑर्गन को डोनेट किया जा रहा है तो क्या सिर्फ फैमिली मेंबर को ही किया जा सकता है, और जो दूसरे डिसीज डोनर हैं उस मामले में भी क्या मैचिंग आवश्यक होगी? जी हाँ, तो जैसे कॉर्निया के विषय में अगर मैं पहले बताना चाहूँगी, तो कॉर्निया एक एवास्कुलर टिश्यू है, तो जो कॉर्निया का हिस्सा हम ट्रांसप्लांट करते हैं और जिस हिस्से में लगाते हैं वहाँ वेसल्स नहीं होती है, मतलब बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है उस जगह से, तो इतना ज़रूरी नहीं है मैचिंग, पर कुछ हद तक मैचिंग ज़रूरी है। अगर देखिए 2 साल का बच्चा है जिसको कॉर्निया की ज़रूरत है तो उसको तकरीबन यंग डोनर ही हम मैच करके देंगे, बट स्पेसिफिक जैसे ब्लड मैचिंग और HLA मैचिंग ये ज़रूरी नहीं है कॉर्निया के लिए, पर बाकी अंगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गन्स है इनमें ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है तो बॉडी का इम्यून सिस्टम उसको अटैक करता है। अगर फैमिली मेम्बर हो तो ऑटोमेटिकली काफ़ी मैचिंग होती है, पर विद इन फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो समटाइम्स देयर आर वेरिएशंस, सो एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू गेट अ परफेक्ट मैच फ्रॉम अ फैमिली मेम्बर, बट डेफिनेटली दिस इज़ अ रिस्ट्रिक्शन। अब कैडावरिक डोनर में और भी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज जो डोनेटेड किडनी ज़्यादातर कैडावरिक वुड बी किडनी, उसमें देन मैचिंग, दैट इज़ वाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉटो जैसे एजेंसीज हो जिनके पास दे हैव अ फुल रेंज ऑफ रेसिपिएंट्स, तो जो किडनी डोनर है उन रेंज ऑफ रेसिपिएंट्स में कोई ना कोई ज़रूर उसका बेनिफिशियरी रह सकता है। जी, आज हम टोटल हेल्थ में बात कर रहे हैं अंगदान यानी ऑर्गन डोनेशन के महत्व के बारे में। कुछ और जानकारी विशेषज्ञों से लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। कश्मीरी पुलाव या हो बिरयानी खाना, केसरी चाय दूध, रसमलाई, केसरी लड्डू, हलवा याद आना, यही तो है MDH केसर का बहाना। MDH शुद्ध केसर, खुशबू ऐसी जो दिल जीत ले। MDH। उत्तर प्रदेश की सभी शिक्षकों को मिला है आरोग्य का सबसे बड़ा उपहार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 लाख से अधिक शिक्षकों और 60 लाख से अधिक उनके परिजनों को दी है कैशलेस उपचार की सुविधा। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षक, स्ववित्त पोषित विद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया और उनके परिवारों को मिलेगा निःशुल्क उपचार का लाभ। देश का भविष्य गढ़ने वाले 81 शिक्षकों को मुख्यमंत्री शिक्षक सम्मान एवं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन। गुरुजनों का सम्मान, सशक्त राष्ट्र की पहचान, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑर्गन डोनेशन क्यों है ज़रूरी, ये हम जान रहे हैं विशेषज्ञों से। काफ़ी सारे ईमेल्स हमारे पास हैं। अशोक मलिक जी का ईमेल है, वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोग्राम है उसका कंटेंट अच्छा है, लेकिन कोशिश करें कि जो सारा जानकारी है वो अधिकतर हिंदी में ही हो, जो अधिकतर होती ही है,
और साथ ही हम आपको टेक्स्ट ग्राफिक्स भी दिखाते हैं जिससे जो जानकारी है उसे समझना आसान हो। शिल्पा जी का सवाल है, वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अगर किसी ने अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं, उसकी एज 18 ईयर्स से कम है, तो क्या उस अवस्था में पेरेंट्स की भी परमिशन रिक्वायर्ड होगी? डॉक्टर अनिल क्या कहना चाहेंगे? साथ ही जो हमारे व्यूअर थे उन्होंने फैमिली मेंबर को अगर कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है और मैचिंग नहीं हो पाती है, इस केस में क्या प्रोविजन और हो सकता है, क्या बताना चाहेंगे? अभी तक जहाँ तक रजिस्ट्री का सवाल है, रजिस्टर करने का सवाल है, वो जब हम तभी रजिस्टर करते हैं जब वो 18 साल या उससे ऊपर हो जाते हैं, तो उससे पहले रजिस्ट्री नहीं की जाती बच्चों की। हालांकि मृत्यु उपरांत अगर किसी बच्चे का देहांत होता है, उसके ऑर्गन्स डोनेट करने या टिश्यू डोनेट करने हैं, तो वो पेरेंट्स की मर्जी से किए जा सकते हैं और उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। इवन 3-4 दिन के बच्चे के भी ऑर्गन्स डोनेट हुए हैं और बड़े से बड़े आयु के व्यक्ति के भी ऑर्गन्स डोनेट होते हैं अगर ऑर्गन्स ठीक होते हैं तो। चाहे 90 साल का व्यक्ति हो, चाहे 100 साल का व्यक्ति हो, अगर अंग ठीक हैं और जो उसके कॉर्निया ठीक हैं तो वो सब डोनेट हो सकते हैं। ये तो रजिस्ट्री में अगर आपको विश करना है तो 18 साल की उम्र होनी चाहिए, वो एक लीगल रिक्वायरमेंट है। जहाँ तक मैचिंग का सवाल है, अगर फैमिली मेम्बर में किसी का ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है या डोनर आपके अवेलेबल नहीं है, मैच डोनर, तो आप जो है स्वैपिंग का एक ऑप्शन है जो कि कानूनी रूप से लॉ में प्रोवाइडेड है कि ऐसे जो परिवार जिनमें कि डोनर अवेलेबल है लेकिन ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा, तो वो ऐसी सूची में, उसमें ये होता है कि अगर मेरा डोनर किसी दूसरे परिवार के रेसिपिएंट से मैच कर रहा है और उनका डोनर मेरे परिवार से मैच कर रहा है, तो हम आपस में एक्सचेंज करते हैं, उसको डोनर को एक्सचेंज करते हैं कि मेरा डोनर उसके रेसिपिएंट को दे देगा और उनका डोनर मेरे रेसिपिएंट को दे देगा। तो उस तरह से अदला बदली करके, और इसमें सिर्फ जो नियर रिलेटिव्स हैं उन्हीं की अदला बदली पॉसिबल है कि जो आपके परिवार के क्लोज रिलेशंस हैं, जिसमें कि आपके भाई बहन हैं या आपके बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं या स्पाउस हैं, हस्बैंड वाइफ, या ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड चिल्ड्रन है, इन्हीं 6 रिलेशंस में अदला बदली हो सकती है। और अदला बदली में ये फ़ायदा होता है कि हमें एक अनमैच्ड डोनेशन नहीं करना पड़ता, हम बेस्ट मैच ढूंढ सकते हैं। तो अभी अदला बदली ये कानूनी रूप से प्रावधान किया गया और नोटों ने सारी स्टेट्स को ये एक डायरेक्शन भी दी है, हम लोगों ने सबको बताया भी है कि इसको भी यूटिलाइज किया जाए कि कम से कम जिनका मैच नहीं हो रहा है उनको भी हम ये अंगदान उनका भी करवा पाएँ, एक्सचेंज करके, स्वैपिंग करके। तो ये कानूनी रूप से एक पूरा लीगल प्रोसेस है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की बाधा नहीं है। तो आप दूसरे परिवार जहाँ पे कि जिससे आपका मैच होता है और उनको भी ज़रूरत है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं डोनर को। लेकिन तब भी जब कई बार बहुत से लोग ये सोचते हैं कि उनको अंगदान करना है, कई बार कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जो बाधक बनती हैं और अंगदान के विषय में सोचकर या जब वो करने जाते हैं लोग तो हिचकिचाते हैं। इसलिए जो समस्या है उसका समाधान जानने के लिए आवश्यक होता है कि समस्या को समझ लिया जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना जी, वो जो एक समय होता है, क्रूशल टाइम है जब फैमिली में इस तरह की ट्रेजेडी है, पहली बात काउंसलिंग का कितना महत्वपूर्ण भूमिका आप मानती हैं ऐसे समय में, और कितना चैलेंजिंग होता है कि दूसरे के इमोशंस को समझना और उसके बाद उनको इस बात के लिए कन्विंस करना कि समस्या है, इतनी बड़ी ट्रेजेडी भी है, लेकिन उसके साथ ही एक शायद अच्छा काम अगर किया जा सकता है अंगदान करके, तो क्यों ना उसे किया जाए। बिल्कुल मैम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति है और बहुत ही शोकजनक स्थिति भी होती है एक परिवारजन को देखना कि उसको हम खोने जा रहे हैं। जब भी मरीज़ को अस्पताल में ब्रेन डेड घोषित किया जाता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि वो एक कोमा के आगे की स्थिति में जा चुका है, अब वापस आने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि मरीज़ ब्रेन डेड घोषित हो चुका है बहुत सारे टेस्ट करने के बाद, एपनिया टेस्ट करने के बाद। इस समय में काउंसलिंग का और हॉस्पिटल की हेल्थ टीम का बहुत बड़ा रोल है, स्पेशली ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स। वो फैमिली से संपर्क करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि ये इस समय वो कैसे इस स्थिति को लें और कैसे आगे बढ़ें। परिवार के लिए बहुत ज़्यादा ही दुखद क्षण है। पहले तो वो समझ ही नहीं पाते कि ब्रेन डेड स्थिति क्या है, उनको लगता है कि पेशेंट, उनका व्यक्ति जीवित है क्योंकि उसकी हार्ट रेट चल रही है, उसके शरीर के अंग अभी गर्म हैं, हाथ लगा के देखते हैं पैरों को, हाथों को कि ये तो पेशेंट तो ठीक है,
परंतु उन्हें ये चीज़ को समझना कि ये ब्रेन डेड हो, क्लिनिकली वो डेड हो चुका है व्यक्ति, क्योंकि उसका आगे अब क्या करें, इसमें परिवारजन तभी हम अंगदान के बारे में बात कर सकते हैं जब ये स्थिति को समझें। तो जब काउंसलर उनसे बात करके उन्हें समझाते हैं, उनके बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जिसको डॉक्टर्स की टीम और जो ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर है उसको क्लियर करते हैं। जब वो हम समझते हैं कि वो ब्रेन डेड स्थिति को समझ चुके हैं, फिर हम उन्हें आगे इस प्रक्रिया को बहुत ही संवेदनशीलता से उनके दुख को समझते हुए आगे बढ़ाते हैं। हम उन्हें यही कहते हैं कि देखिए आपके पास दो ही चीज़ें उपलब्ध हैं, या तो हम मृत्यु के लिए वेट कर सकते हैं कि अब कब मृत्यु होगी वो तो ईश्वर को ही पता है। ऐसा व्यक्ति ऑन वेंटिलेटरी सपोर्ट और जो उनकी दवाइयाँ दी जाती हैं उसी से उसका हार्ट रेट मेंटेन हो रहा है और उसी से उसका बीपी मेंटेन हो रहा होता है। यदि ये हम उन्हें ये सपोर्ट सिस्टम ना दिया जाए तो ये बहुत जल्दी ही मृत्यु हो सकती है। पर क्योंकि व्यक्ति अस्पताल में है, पूरा सपोर्ट सिस्टम हम प्रोवाइड किया जा रहा है, परंतु वो ऐसा नहीं है कि कोमा से निकल के वापस जीवित हो जाएगा, कोमा से आगे की स्थिति चली गई है। तो इस समय में दो ही चीज़ें हम कर सकते हैं, या तो मृत्यु की वेट कर सकते हैं, दूसरा एक बहुत बड़ा अच्छा कार्य कर सकते हैं, हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं जी। तो अभी बहुत सारे परिवार इसमें बहुत सारी परेशानियों से गुजरते हैं, सोचते हैं, उन्हें सोचने का समय देते हैं और कभी भी उन पर कोई किसी प्रकार का दबाव नहीं डाला जाता। कभी कभी उनको लगता है, परिवार को, जैसे हम काउंसलिंग करते हैं तो नॉर्मली देखा जाता है, उनको लगता है कि यद्यपि वो ऑर्गन डोनेशन के लिए हाँ कर देंगे तो हेल्थ टीम उनके परिवारजन को बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं करेगी, जो कि बिल्कुल ही गलत है। पहला पूरी हेल्थ टीम का मेन कर्तव्य भी यही है और मोटिव भी यही रहता है कि व्यक्ति को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। यद्यपि उनकी हाँ होती है अंगदान के लिए, तो भी हम उनको जो सपोर्ट सिस्टम है उस व्यक्ति के लिए वो वैसे ही रहता है। उनकी देख रेख में उनके मेडिकल जो भी उनको दवाइयाँ दी जाती हैं, देनी चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता, एज पर SOP उसको चलाया जाता है। यद्यपि परिवार हाँ अंगदान के लिए हाँ कहते हैं कंसेंट साइन करने के बाद, उनकी अनुमति लेते हुए हम इस अंगदान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जी, तो बहुत संवेदनशील समय होता है, लेकिन साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो आगे आकर ये कदम उठाते हैं और अपने परिवारजनों के अंग दान करते हैं और कुछ मामलों में उनके शरीर का भी दान किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बहुत ऐसे लोगों के लिए जिनका जीवन इस बात पर टिका है कि उनको एक स्वस्थ अंग मिल पाएगा। एक कॉलर हमारे साथ फरीदाबाद से KM सहदेव जी हैं। स्वागत आपका सहदेव जी, पूछिए सवाल। हाँ जी नमस्कार। सभी डॉक्टर्स को रिगार्ड्स, लाइफ रिस्टोरर्स, आई रिस्टोरर्स। मेरा आरपी सेंटर में लेफ्ट आई का 32 मार्च कैटरेक्ट का ऑपरेशन जी, उसने राइट आई की, तो कैटरेक्ट के ऑपरेशन के बाद आई डोनेट कर सकते हैं? डॉक्टर राधिका। जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और ये बहुत ज़रूरी है कि सब तक इसका मैसेज पहुँचे। ज़रूर कैटरैक्ट सर्जरी के बाद भी आइज़ डोनेट हो सकती है, कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हो सकता है। इसके साथ साथ जिनका काला मोतिया हो या डायबिटिक रेटिनोपैथी हो, कोई भी आँख की बीमारी हो जिसमें कॉर्निया स्वस्थ है, कॉर्निया इंटैक्ट है, वो आइज़ डोनेट कर सकते हैं और वो किसी और व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। जी, एक ईमेल हमारे पास है डॉक्टर अनिल, अशोक जी का ईमेल है, अशोक मलिक जी। वो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द टाइम लिमिट फॉर हार्वेस्टिंग फंक्शनल ऑर्गन्स आफ्टर नेचुरल डेथ एंड ब्रेन डेथ। तो नेचुरल डेथ की स्थिति में या ब्रेन डेथ के बाद कितना टाइम लिमिट होता है कोई भी फंक्शनल ऑर्गन को हार्वेस्ट करने के लिए? हालांकि सब ऑर्गन्स का अलग अलग टाइम लिमिट है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरी बात, इस बार जो है पूरा ऑर्गन डोनेशन के लिए जो अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है, कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं ये जो पूरा अभियान जिसकी आप बात कर रहे थे कि हर किसी व्यक्ति को जागरूक करना है, तो उसमें कुछ और कदम जुड़ गए हैं? हाँ बिल्कुल, हमने इस साल 1 जुलाई से अंगदान जीवन संजीवनी अभियान शुरू किया है और इसी अभियान को और इंटेंसिफाई करने के लिए अभी जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो भारत सरकार की तरफ से चला, उसमें भी अंगदान के लिए रजिस्ट्रेशन को हमने उसको इंटेंसिफाई किया और गांव-गांव तक ये मैसेज, अवेयरनेस मैसेजेस और लोगों को रजिस्टर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको आगे आने के लिए हमने प्रोत्साहित किया और बहुत से लोग इस अभियान में जुड़े हैं और बहुत सारे लोगों ने आगे बढ़ कर के और इस अभियान में जो है अपने अंगों को रजिस्टर किया है कि हम अंगदान करना चाहेंगे। और जहाँ तक समय का सवाल है
कि जो अंगदान, जो ऑर्गन डोनेशन होता है, वो ज़्यादातर ब्रेन स्टेम डेथ सिचुएशन में होता है। हालांकि अब कोशिश की जा रही है कि जो स्वाभाविक मृत्यु होती है या जो कार्डियक डेथ होती है सिचुएशन, जिसमें हमारे जो ब्लड सप्लाई कट हो जाती है या सेरिब्रो, जिसको हम मतलब कार्डियक डेथ बोल दें या उसको हम वेस्कुलर डेथ बोल दें, सेरिब्रोवेस्कुलर डेथ, तो उस सिचुएशन में भी हम अंगों को दान करवा करके और उनको ले पाएं। लेकिन जो आमतौर पे अभी ब्रेन स्टेम डेथ सिचुएशन में होती है अंगों का डोनेशन जो है, और उसमें जो है किडनी जो है हम लगभग 24 से 48 घंटे तक भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं निकालने के बाद। और हार्ट एंड लंग यूजुअली 4 से 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे तक हार्ट एंड लंग का सबसे कम समय होता है, और बाकी जो लिवर है 12 से 14 घंटे तक, और पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन भी लगभग उतने ही समय तक अंगदान किए जा सकते हैं। तो हार्ट एंड लंग का समय बहुत ही कम होता है। उसमें हमें, आपने देखा होगा कि हमें कितनी बार ग्रीन कॉरिडोर्स बना करके अंगों को एक जहाँ दान हो रहे हैं वहाँ से जहाँ मरीज़ है जिस अस्पताल में, वहाँ तक पहुँचाने में हमें उसमें सारे जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स हैं और उनका सबका बड़ा सहयोग मिलता है, पुलिस का भी बहुत सहयोग मिलता है, और बहुत सारे ग्रीन कॉरिडोर्स या एयरपोर्ट अथॉरिटी, वहाँ पर भी इसको बहुत स्मूथ कर दिया गया। अभी एसओपी हर जगह बन गए हैं, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के माध्यम से हम इन अंगों को विद इन द टाइम फ्रेम हम कर सकते हैं। और जो टिश्यूज़ का डोनेशन है, जैसे कि कॉर्निया का मैडम ने बताया है कि कॉर्निया और स्किन तो हम घर से भी डोनेशन करवा सकते हैं। जी, इससे एक जुड़ा हुआ सवाल भी है डॉक्टर राधिका के लिए। अनूप कुमार जी का प्रश्न है, वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई आई डोनेट करना चाहता है, घर पे मृत्यु होती है, तो कितना समय रहता है व्यक्ति के पास, और क्या ऐसे में टेम्परेचर क्या है, उस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा कि उस रूम का टेम्परेचर कितना मेंटेन किया गया है या नहीं। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो जो घर में डेथ होती है तो उस टाइम हमारे पास है 6 घंटे का समय, पर हम इनकरेज करेंगे कि जल्दी से जल्दी आई बैंक को बताएं ताकि टीम एज सून एज पॉसिबल, इट कैन बी मच सूनर, विद इन 1 hour 2 hours लाइक दैट। और ड्यूरिंग दैट टाइम जब वो वेट कर रहे हैं टीम के आने के लिए, उस टाइम जो जिनका देहांत हुआ है उनके आंखें बंद रखें। उसके ऊपर अगर गर्मी का मौसम है, टेम्परेचर हाई है, तो गीली रुई या बर्फ़ बंद पलकों पे रखा जाए। और अगर एसी अवेलेबल है तो कमरे में एसी चलाएं और गर्मियों में। और जो बॉडी जहाँ पे है तो सर के ऊपर वाला पंखा नहीं चलाएं ताकि कॉर्निया ड्राई ना हो। नॉर्थ इंडिया में हम माने तो विंटर टाइम में टेम्परेचर बहुत ही कोल्ड रहता है, तो उस टाइम ये सब एक्स्ट्रा स्टेप्स की ज़रूरत नहीं है। पर समर टाइम या साउथ इंडिया में जहाँ गर्मी ज़्यादा हो, वहाँ पे ये टेम्परेचर कूलनेस रखने, क्योंकि बेसिकली सिंपल चीज़ है, टेम्परेचर कम हो तो कॉर्निया का डिटेरियोरेशन या डिजेनरेशन स्लो हो जाता है, वो उतना ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और आंखें अच्छे से बंद रहें ताकि वो ड्राई ना हो। जी डॉक्टर राधिका, हम नई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, ऐसे में जब स्टेम सेल की बात होती है या जेनेटिक टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है, कितनी उपयोगी आप मान रही हैं ये जो ऑर्गन्स हैं इनको रीग्रो रीजनरेट किया जा सके, और कितना सहायक सिद्ध हो सकता है आने वाले समय के लिए? तो ये बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च एंड क्लिनिकल यूज़ हो रहा है, क्लिनिकल एप्लीकेशंस एक्सप्लोर हो रहे हैं इंडिया में और कंट्रीज़ में भी। जहाँ तक हम आइज़ के बारे में कहें, जो आप स्टेम सेल का बात कर रहे थे या स्टेम सेल की बात कर रहे थे, जिन व्यक्तियों की आंखें केमिकल इंजरी या फायर क्रैकर से डैमेज हो गई है और उनका सामने का हिस्सा डैमेज हो गया है, मतलब वो पूरा स्कार हो गया है, उनमें स्टेम सेल या सेल रीजेनरेटिव थेरेपी हेल्पफुल है। ये उसी व्यक्ति की दूसरी आंख से छोटा हिस्सा लेके लगाया जा सकता है, या डोनेटेड या इवन लैब ग्रोन सेल्स भी लगाए जाते हैं। और ये 2 लेवल से फ़ायदा करते हैं। एक तो काफ़ी हद तक कॉर्निया इसी से ठीक हो जाता है और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
दूसरा है कि कुछ व्यक्तियों को अगर बहुत ज़्यादा डैमेज है, जहां हम कहते हैं कि हम कॉर्निया लगा नहीं पाएंगे क्योंकि वो उस स्थिति में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इस प्रकार के मेजर से स्टेम सेल थेरेपी या एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांटेशन से कॉर्निया का सरफेस, आई का सरफेस ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और फिर एक हम दोबारा मौका दे सकते हैं कि हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ट्राई करें। इसके अलावा जो रीजेनरेशन की लैब में कॉर्निया बने या दूसरे ऑर्गन्स, ये भी संभव है, इतना सिंपल नहीं है। जो हम कहते हैं 3D प्रिंटेड कॉर्निया या बायो इंजीनियर्ड कॉर्निया, तो वो भी कॉर्निया के कुछ लेयर्स के, कुछ टिश्यू के लेयर्स के ऑलरेडी एप्लीकेबल है और फ्यूचर में उसके ऊपर सेल्स ग्रो करके हो सकता है पूरा कॉर्निया हम लैब में ही रीजेनरेट कर सके। तो डेफिनेटली दीज आर वेरी एक्साइटिंग थिंग्स एंड उसका भी एक बेनिफिट है बिकॉज उससे सब कुछ कस्टमाइज हो जाता है, इन अ प्रॉपर कंट्रोल मैनर वो किया जा सकता है। एंड आई एम गेसिंग कि ऐसे लिवर का डेफिनेटली पॉसिबिलिटी होनी चाहिए और भी ऑर्गन्स का भी कोई ना कोई, जैसे कि अगर आर्टिफिशियल हार्ट बने इट विल बी सो गुड। तो काम काफी सारा चल रहा है, आने वाले समय में ऐसी उम्मीद की जा सकती है। हालांकि रिसर्चर्स, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स इस पर काम कर रहे हैं। एक ईमेल है चेतना जी, राजेंद्र जी का ईमेल है राजस्थान से। वो ये पूछ रहे हैं कि क्या अंगदान और बॉडी डोनेशन में कोई फर्क होता है? बहुत संक्षिप्त में इसको कैसे समझाना चाहेंगी? क्या अंगदान के बाद बॉडी अलग से भी डोनेट की जा सकती है, और क्या अगर सिर्फ व्यक्ति अंगदान करता है तो क्या उसके बॉडी को रिटर्न कर दिया जाता है फैमिली मेंबर्स को? हाँ जी, अंगदान के बाद बॉडी को रिटर्न कर दिया जाता है। जैसे कोई ब्रेन स्टेम डेथ, मृत्यु के उपरांत जब अंगदान के लिए उसके परिवार वाले साइन करते हैं कि कंसेंट साइन कर देते हैं, तो उसको हम अंगदान की प्रक्रिया को पूर्ण करके परिवारजनों को बॉडी को वापस कर दिया जाता है बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत सहजता से। इस कार्य को नॉर्मली अस्पतालों में जब ये ऑर्गन रिट्रीवल टीम्स आती हैं, नोटों की तरफ से या एओर्टा की तरफ से, हम देखते हैं कि कौन सा अंग कौन से अस्पताल को जाएगा जहाँ पे रिसिपिएंट्स मौजूद हैं। वो सब तालमेल बिठाने में भी समय लगता है और ये प्रक्रिया को, अंग लेने की प्रक्रिया को लगभग 6 से 8 घंटे का समय लगता है। नॉर्मली हम अस्पतालों में यह देखते हैं कि इस प्रक्रिया को हम रात के समय ही संपूर्ण करने की कोशिश करते हैं कि ताकि सुबह हम परिवारजनों को बॉडी बहुत ही सम्मान के साथ अंगदाता की बॉडी को हम सौंप सकें, ताकि वो भी उसके अंतिम जो पड़ाव है ज़िंदगी का, अंतिम संस्कार का समय जो सूर्योदय से, सूर्यास्त से पहले ही होता है सभी धर्मों में, तो उसको भी वो बहुत सम्मान के साथ इसे संपूर्ण कर सकें। और बॉडी डोनेशन के बाद तो मैम जो बॉडी डोनेशन के लिए प्लेज करते हैं वो सिर्फ आंखों का दान कर सकते हैं, जैसे मैम ने बताया, उसमें अंगों का दान नहीं किया जा सकता। और बॉडी को एनाटॉमी डिपार्टमेंट में सौंप दिया जाता है पूरी कागजी कार्रवाई के बाद, और उनको वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट चिट भी दी जाती है, जो कि वो जब डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए अपना फॉर्म जमा करते हैं तो इसको एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट को भी साथ में जमा किया जाता है, ताकि उनको सरकार की तरफ से डेथ सर्टिफिकेट जो फाइनली दिया जाता है वो भी पूर्ण रूप से दिया जा सके, उसमें भी कोई परेशानी ना आए। जी, और जो लोग अपने ऑर्गन डोनेट करते हैं, जब परिवार के सदस्यों को उनकी बॉडी लौटाई जाती है तो उसमें कोई डिसफिगरमेंट नहीं होता, यानी विकृति नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचकर भी हिचकिचाते हैं कि जब उनके परिवार जन का जो शरीर है वो उनके पास पहुंचेगा तो वो कैसा होगा। तो पूरी तरह से कॉस्मेटिकली ठीक होता है, तो इस तरह की कोई विकृति शरीर में नहीं आती है। आज हम टोटल हेल्थ में ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात कर रहे हैं। काफ़ी सारी बातों पर डिस्कशन हो चुका है, कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से और समझेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पहलू अंगदान के बारे में। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। ऑर्गन डोनेशन यानी अंगदान क्यों है महत्वपूर्ण सभी के लिए, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ हैं डॉक्टर राधिका टंडन, डॉक्टर अनिल कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना शर्मा जी। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर राधिका आपसे कि क्या ऑर्गन डोनेशन सिर्फ मृत्यु के बाद ही हो सकता है हर मामले में? नहीं, कुछ ऑर्गन्स मृत्यु के पहले हो सकते हैं और कुछ बाद में। जी डॉक्टर अनिल, क्या सिर्फ हेल्दी ऑर्गन्स यानी जो ऑर्गन्स स्वस्थ है वही डोनेट हो सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति को बीपी है, शुगर है, तो वो ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकता? ये उस समय देखा जाता है जब अंगदान करवाया जाता है कि ऑर्गन्स कितने हेल्दी हैं, और मार्जिनल ऑर्गन भी हम लोग यूज करते हैं पर्टिकुलरली कुछ केसेस में जहाँ की बहुत ज़रूरत है। तो जो मार्जिनल ऑर्गन है जिनमें कि थोड़े उतने हेल्दी नहीं है लेकिन वो चल पाएंगे कुछ दिन, तो उनको भी इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो कुछ सिचुएशंस में हम मार्जिनल ऑर्गन, ज़्यादातर अदरवाइज हेल्दी ऑर्गन्स ही इस्तेमाल किए जाते हैं। चेतना जी, क्या सिर्फ एक्सीडेंटल केसेस में ही अंग लिए जा सकते हैं डोनेशन के लिए? नो मैम, एक्सीडेंटल केसेस में अगर उनके कंसर्न फैमिली कंसर्न साइन करती है तो स्किन का डोनेशन हो सकता है और कॉर्निया का डोनेशन हो सकता है, अंगदान नहीं हो सकता। जी डॉक्टर राधिका, एक हमारे व्यूअर का सवाल भी था कि क्या अगर कोई अपने फैमिली मेंबर को कॉर्निया देना चाहता है तो क्या जीवन काल में एक कॉर्निया डोनेट कर सकता है? नहीं, कॉर्निया जीवित व्यक्ति से नहीं ले सकते। इट इज़ अ डिसीज्ड ऑर्गन टिश्यू डोनेशन, तो मृत्यु के पश्चात ही डोनेट होता है। जी, क्या जो डोनर है उसको उसकी फैमिली को रेसिपिएंट यानी प्राप्तकर्ता जिसको अंग मिलते हैं उनसे मिलने का मौका प्राप्त होता है या हो सकता है डॉक्टर अनिल? इसको क्योंकि नहीं, जो रेसिपिएंट हैं जिनको कि अंग मिले हैं उसका नाम हम रिवील नहीं कर सकते हैं और वो एक कानूनी रूप से एक डाटा सिक्योर्ड होता है, तो मिलने का मौका नहीं दिया जाता है। वो एक मतलब वो कानूनी रूप से उसमें रुकावट है कि हम वो जो रजिस्ट्री में जिनको अंग मिले हैं उनको नहीं दिया जाता, और हम ये समझते हैं कि अगर उनको मिलने का मौका दिया तो कुछ और लीगल इश्यूज भी उसमें आ सकते हैं, तो ये संभव नहीं है। जी चेतना जी, क्या ब्रेन डेथ और कार्डियक डेथ एक ही अवस्था होती है? नहीं मैम, दोनों अलग हैं। ब्रेन डेथ है, जब ब्रेन डेथ की सिचुएशन होती है ऐसा पेशेंट वेंटिलेटरी सपोर्ट पे अस्पताल के आईसीयू में ही होते हैं और वो बहुत सारे और सपोर्ट सिस्टम में भी हेल्थ टीम की देखरेख में रहते हैं। तो उनकी हमारी जो हेल्थ टीम की डॉक्टर्स हैं, जब बहुत सारे टेस्ट करके अपने यहाँ टेस्ट करके पेशेंट को टेस्ट में जब देखा जाता है कि ब्रेन डेथ की स्थिति में आ गए हैं, तब उनको ब्रेन स्टेम डेथ का डायग्नोसिस देकर उनके परिवारजनों को इससे अवगत कराया जाता है। और डेथ, कार्डियक डेथ इज डिफरेंट, जबकि हमें हार्ट रेट रुक जाता है उसको हम कार्डियक डेथ बोलते हैं या नेचुरल डेथ बोलते हैं। डॉक्टर राधिका, आने वाले समय में स्टेम सेल और जेनेटिक टेस्टिंग या जेनेटिक टेक्निक्स द्वारा कितना आसान होने वाला है? क्या उम्मीद की जा सकती है आर्टिफिशियल ऑर्गन्स के प्रयोग की? ज़रूर, और जेनेटिक जो आपने बताया, कुछ बीमारियों के लिए जीन थेरेपी भी उसके ट्रायल्स आर गोइंग टू बी स्टार्टेड फॉर फ्यू कॉर्नियल डिजीजेस। सो डेफिनेटली हम उम्मीद रखते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे ही देश से ऐसे इनोवेशंस आए ताकि इंटरनेशनली वी आर गेटिंग रिकग्निशन फॉर आवर कैपेबिलिटीज। राइट। डॉक्टर अनिल, ब्लॉकचेन थेरेपी या ब्लॉकचेन टेक्निक और साथ ही क्या ड्रोन्स का प्रयोग भी किया जा सकता है ऑर्गन्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए? जी मैम, ब्लॉकचेन में हम रिकॉर्ड्स को परमानेंट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे जो मैचिंग हमें ऑर्गन का करना होता है, तो इसमें ऑर्गन कहाँ से आया और टिश्यू कहाँ से आया उसकी ट्रैकिंग जो है हम बड़े इजीली कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन एक माध्यम है जिससे कि हम अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, और इस टेक्निक का यूज़ करके हम जो है मैचिंग और उसके भी कंप्लीट तरह से कर सकते हैं, पूरी टिश्यू ऑर्गन ट्रैकिंग कर सकते हैं। और जो ड्रोन का उपयोग है ऑलरेडी सक्सेसफुली कॉर्निया ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा चुका है, ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा चुका है, मेडिसिन जो डिफिकल्ट एरियाज है उनमें ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा चुका है, और पूरी मतलब एक तैयारी हमारी चल रही है, कोशिश चल रही है कि हम ऑर्गन ट्रांसपोर्ट में भी ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएं, और उसके लिए ऑलरेडी ICMR के साथ मिलकर के एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसमें कि
सक्सेसफुली हम ऑर्गन्स को भी, जहाँ भी डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं, जहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं, जहाँ पे कंजेस्टेड एरियाज़ हैं, तो उनमें हम ड्रोन द्वारा भी ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। चेतना जी, कहा जाता है कि हर जो अच्छी आदत है उसकी शुरुआत जो है बचपन से होनी चाहिए। अब जब बात आती है ग्रीन दिवाली मनाने की या जो बड़े कैंपेन्स हैं उनको लॉन्च करने की, तो उसमें बच्चों का योगदान या उनको इंक्लूड करने पर जो है फोकस रहता है। जब ऑर्गन डोनेशन की बात है, कितना महत्वपूर्ण आप मानती हैं कि बचपन से ही स्कूल करिकुलम में या स्कूल एजुकेशन में बच्चों को अवेयर किया जाए ऑर्गन डोनेशन के महत्व के बारे में? साथ ही आपका एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगी? बिल्कुल मैम, ये बचपन में यद्यपि उनको समझा दिया जाता है, जब उनके शिक्षा के दौरान एक चैप्टर इस ऑर्गन डोनेशन पे भी होना चाहिए। और शुरुआती अपने जीवन के शुरुआती दिनों में जब हम जिंदगी के बहुत सारे पहलुओं को समझते हैं और अपना निश्चय पक्का करते हैं, बहुत सारे सांस्कृतिक विरासत को भी हम समझते हैं, तो अंगदान के बारे में भी यद्यपि उसी समय हमें समझा दिया जाए, हमारे शिक्षा में इसको इंक्लूड किया जाए, तो हमारा जो अंगदान देने का फैसला है और जो एक अंतिम घड़ी में हमें जो निश्चय करने में या एक निर्णय लेने में बहुत ही आसानी होगी और बहुत गर्व के साथ हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे और इस दुखद क्षण में भी हम परिवार के लिए, अपने लिए ऐसा निर्णय ले पाएंगे। जी, डॉक्टर अनिल, क्या संदेश देना चाहेंगे तमाम उन लोगों को जो चाहते तो हैं कि अंगदान करें, लेकिन कुछ प्रश्न चिन्ह जो है वो कहीं रास्ता रोक देते हैं? अंगदान सभी को करना चाहिए, सभी को इस मुहिम से जुड़ना चाहिए और सरकार ने रजिस्टर करने की प्रक्रिया भी बड़ी सरल कर दी है। और इसमें इसको ऐसे सोचना चाहिए कि हम लोग जब जा रहे हैं, अल्टीमेटली सभी को इस दुनिया से जाना है, मृत्यु अवश्यम भावी है, पर क्या हम मृत्यु के बाद भी किसी को जीवन दे सकते हैं? और हम बिल्कुल दे सकते हैं। अंगदान करके आप जीवित रह सकते हैं। कई हिस्सों में आपके जो ऑर्गन्स हैं वो जो कि आप दफना देंगे या आप उन्हें डिस्ट्रॉय कर देंगे, जला देंगे, तो क्यों हम जलाएं, क्यों हम दफनाएं, क्यों ना हम अंगदान करके दूसरों का जीवन बचाएं, तो और दूसरों की लाइफ को, और हमारे ये अंग दूसरों में जीवित रहेंगे, हमारे कुछ अंश कई व्यक्तियों में जीवन दान देते रहेंगे, कई लोगों के घरों को रोशन करते रहेंगे। तो उसके लिए, और ये लास्ट अंतिम समय पे भी करके को इसमें मतलब इट इज एन अल्टीमेट एक्ट ऑफ जेनरोसिटी व्हिच ए ह्यूमन बीइंग कैन पुण्य भी है, परोपकार भी है और किसी के लिए जीवन दान भी है। डॉक्टर राधिका टंडन, क्या कहना चाहेंगी? अंगदान का महत्व सभी के लिए समझना क्यों आवश्यक है? मैं कहूँगी कि जैसे डॉक्टर अनिल ने कहा, सबने आज सुना इस प्रोग्राम में, एक मौका है कि हमारे जो भगवान दिए शरीर है, सारे जो व्यवस्थित रहा है इतने हमारे ज़िंदगी भर, और हमारे जाने के बाद ये तंदुरुस्त है तो किसी और को नया जीवन दे सकता है, उनका जो पीड़ा है उसको दूर कर सकता है, उनको सुकून दे सकता है, तो ये डेफिनेटली बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर राधिका टंडन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, लेफ्टिनेंट कर्नल चेतना शर्मा, आप सभी का विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि अंगदान कैसे किया जा सकता है। सरल प्रक्रिया है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। जीवन अपना सफल सुखद हो ये चाहता है हर इंसान, शुभ उद्देश्य हो, दृढ़ संकल्प हो तो सहायक बनते हैं भगवान। तो आप भी शुभ उद्देश्य के लिए एक संकल्प लीजिए अंगदान का, यानी अपने ऑर्गन्स को प्लेज कीजिए। और जैसा विशेषज्ञों ने कहा है कि इसमें मात्र लगता है तो कुछ ही मिनटों का समय, जो कि हम मोबाइल देखने में यहाँ वहाँ कहीं व्यतीत कर सकते हैं, उसको आप लगा सकते हैं अपने ऑर्गन्स को डोनेट करने में, किसी के जीवन को बचाने में, किसी के लिए जीवन रक्षक बनने में। आज के टोटल हेल्थ के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।